हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनंदिता सिंह ठाकुर। प्रेगनेंसी की इस जर्नी को करते करते कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेडली हमें बोला जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन करना पड़ेगा। और ये होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। और बहुत बार आपकी डॉक्टर आपको ऑलरेडी बता चुकी होती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ट्रायल होगा ही नहीं, आपको प्लान्ड सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो प्लान्ड हो या इमरजेंसी, आपके मन में बहुत सारे भय और बहुत सारा डर आपके अंदर इकट्ठा हो जाता है कि मुझे ना जाने कैसे बिना बेहोश किए, बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन करके बेबी निकालेंगे और मुझे कितना पेन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल सिजेरियन के दौरान आपके साथ क्या क्या होगा और आपको इसके बाद अपनी केयर कैसे करनी है कि इसके रिजल्ट्स आपको बेस्ट मिले। तो सबसे पहले तो इस बात का दिमाग से आप अपने भय निकाल दें कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और इसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं चाहे सिजेरियन, दोनों ही तरफ हमें एक प्लान्ड इंसिजन लेना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी में, जिसे एपिजियोटमी कहते हैं, और सिजेरियन सेक्शन में जिसे सिजेरियन स्कार हम नॉर्मली जानते हैं। तो दोनों ही तरफ कट लगता है और हीलिंग दोनों ही तरफ आप ही की बॉडी को होना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी है और सिजेरियन बहुत डिफिकल्ट है। इट इज अगर रिक्वायर्ड है तो आपको सिजेरियन के लिए भी उतनी ही अपनी सहमति के साथ और अच्छे ख्याल के साथ आपको सिजेरियन ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिजेरियन क्यों किया जाता है। सिजेरियन हमारी 3 वजह होती हैं जिनकी वजह से मेनली सिजेरियन किया जाता है। फर्स्ट है, उसमें है पैसेज मतलब आपकी पेल्विक कैविटी अगर साइज में आपके बेबी से थोड़ा कम है और बेबी उस पैसेज को क्रॉस करके नहीं जा सकता है नीचे, तो आपके बच्चे को सिजेरियन के द्वारा निकालना पड़ सकता है, जिसे हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। या बहुत बार उस पैसेज में कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट, इस तरीके की कोई बीच में रुकावट हो तो भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो प्लासेंटा या आंवल रहती है वो यूट्रस के मुंह पर या बच्चेदानी के मुंह पर हो, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, तो भी ये सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा रहता है कि सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन जो है वो पैसेंजर या बेबी के साथ होती है, जैसे कि आपका बच्चा उल्टा हो जिसे ब्रीच कहते हैं, या बच्चा आपका गोदी में जैसे ट्रांसवर्स हो जिसे ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, या बहुत बार बच्चे को जाने वाला ब्लड फ्लो कम है और बच्चा ग्रोथ में कम है जिसे हम IUGR कहते हैं, ग्रोथ रिटार्डेड बेबी कहते हैं। और बहुत बार तीसरी जो कंडीशन होती है पावर मतलब आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम है। अगर आपका लेबर उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर रहा जैसे कि उसे प्रोग्रेस करना चाहिए, आपको पावर मतलब पेन्स नहीं लगती हैं, तो भी सिजेरियन सेक्शन के लिए कई बार ऑप्ट करना पड़ता है इमरजेंसी में। बहुत बार ये कारण मदर के साथ भी एसोसिएटेड होता है कि जैसे मदर का बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है या आपको फिट्स पड़ने वाले हैं, तो आपकी डॉक्टर सिजेरियन की सलाह देंगी। या मदर पेन्स नहीं टॉलरेट कर पा रही है तो भी आपको सिजेरियन की सलाह दी जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस सिजेरियन आपका हुआ है और इस बार भी आपका स्कार उतना अच्छा नहीं है कि वो पेन्स बर्दाश्त कर सके, तब भी सिजेरियन कई बार हमें इन कंडीशंस में करना पड़ता है। तो सिजेरियन करने से पहले कुछ इस तरीके से आपके स्टेप वाइज चीजें होती हैं। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपको आपका रिस्क एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस वजह से आपका सिजेरियन हम प्लान कर रहे हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो
जैसे मान लीजिए कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया, तो भी आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, या बच्चे की हार्ट बीट ठीक नहीं है, या बहुत ज्यादा बच्चा सुस्त हो गया है, किस वजह से सिजेरियन किया जा रहा है, आपको सबसे पहले रिस्क एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आपसे सेकंड नंबर पे कंसेंट हम लेते हैं, मतलब आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेपर साइन करना रहता है, आपको भी और फैमिली को भी, कि आप समझ रहे हैं कि सिजेरियन में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस वजह से हम सिजेरियन कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए रेडी हैं। उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहता है, आपकी प्री ऑपरेटिव एक चेकलिस्ट होती है कि आपके टेस्ट सब ठीक है या नहीं, आपका एक शॉर्ट एनेस्थीसिया चेकअप या प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। आप अगर प्लान्ड सिजेरियन के लिए जिस दिन जा रहे हो तो कोशिश करिए कि उस दिन आप नहा के जाएं या टेक बाथ दैट डे, सो दैट योर हाइजीन इज वेल मेंटेन्ड, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स आप उस कंडीशन में ना हो कि उठ के नहा सकें। अब ये जानना जरूरी है कि एनेस्थीसिया हम क्या देते हैं। आपको नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसे पीठ पे हम एक सिरिंज के द्वारा देते हैं, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपको पेट से नीचे की सेंसेशन आपकी चली जाएगी, अदरवाइज आप अवेयर रहते हैं। वो इसलिए कि आपके बच्चे को साइड इफेक्ट्स कम हो और आप अवेयर रहें कि मेरा बेबी अभी हो गया है, और अब आप बच्चे की रोने की आवाज सुन सकें। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ सेफर ऑप्शन, इसलिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। बट बहुत सारी कंडीशंस में जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, या आपको कंप्लीटली सुला दिया जाता है। अगर प्लांट के लिए हम जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप 8 आवर्स के लिए पेट खाली रखिए, या एम्प्टी स्टमक आपको हॉस्पिटल आने के लिए कहा जाता है। एक कार्डियोटोकोग्राफी आपकी निकाली जाती है और आपको आईवी कैनुला लगा के आपको प्रिपेयर किया जाता है। आपको कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे जिनमें एंटी एसिड वगैरह होता है, ताकि आपको एक्सेसिव एसिडिटी ना हो। वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। और अगर बाय चांस हमें इमरजेंसी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस वक्त एक्सप्लेन करके ये सब सीक्वेंस आपके साथ होगा। उसके बाद आपको ओटी में ले जाया जाएगा। वहां कुछ इस तरीके से होगा कि आपको करवट लेके या बैठ के एक इंजेक्शन आपकी पीठ पे लगाया जाएगा, और उसके बाद आपको फ्लैट लेटा दिया जाता है और कैथेटर डाला जाता है, जिसे हम यूरिन की पाइप भी कहते हैं, ताकि आने वाले 24-48 घंटों में कई बार आपको अनकंफर्टेबल ना होना पड़े, तो उसलिए कैथेटराइज हम करते हैं। फिर उसके बाद जब आप कंप्लीटली बिल्कुल एनेस्थीसिया के अंडर इफेक्ट होते हैं, तो एक इंसिजन आपकी नाभि के काफी नीचे और सिम्फिसिस प्यूबिस के लगभग 2 फिंगर अबव हम एक ट्रांसवर्स इंसिजन, या वो एक लाइन होती है जिसे हम फैनन स्टिल इंसिजन कहते हैं। वो इसलिए कि आपको बाद में वो आपको ऊपर दिखाई ना दे पेट पे, वो एक इंसिजन लिया जाता है। और आपको उसके बाद बहुत सारी आवाजें आएंगी, पुश पुल, और बेबी आउट आ जाएगा और बेबी के रोने की आपको आवाज आएगी। तो इस चीज के लिए लगभग सारा प्रोसीजर होते होते इट टेक्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स, और 30 to 45 मिनट्स के बीच में आपका बेबी आपके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाता है या हैंड ओवर किया जाता है। अब जहां तक रही पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये 3 हिस्सों में हम इन चीज को समझ सकते हैं। जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है फर्स्ट 2 आवर्स का, उसमें आपको बहुत बार शिवरिंग होती है। आपकी सिस्टर जो हैं वो आके पल्स बीपी बार बार चेक करेंगी, आउटपुट या यूरिन आपका कितना है, वो प्रॉपर है या नहीं है, आपकी ब्लीडिंग चेक करेंगे। वो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। फैमिली वाले भी परेशान होते हैं कि एक तो ऑपरेशन हुआ है और इतना तकलीफ में है आप, लेकिन उसके बावजूद आपको बार बार देखा जा रहा है, हर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर us to take care of your vitals in that immediate post operative period, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल टाइम है जिस वक्त बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद का टाइम जो 6 to 8 आवर्स है, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है। आपको खाली एम्प्टी स्टमक रहना है और जी भर के आराम करना है, सोना है। और
आपको जो फैमिली को करना है वो कम से कम रिलेटिव्स या कम से कम लोग वहां आपको डिस्टर्ब करने आए, ताकि आप खूब अच्छे से रेस्ट करके जब उठेंगे तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी और आपको अननेसेसरी डिस्टर्बेंस या पेन भी नहीं होगा, क्योंकि जागने से आपको बार बार वो पेन की फीलिंग होती है। इसलिए उस टाइम आप रेस्ट करें, तो कम अटेंडेंस वहां रहने की कोशिश करें। जितना हॉस्पिटल से रिक्वायरमेंट हो उतना, या बेबी केयर के लिए रिक्वायर्ड हो उतने ही लोग वहां पे रहें, ताकि इन्फेक्शंस भी कम हो। उसके बाद के 24 आवर्स में बहुत कुछ आपके साथ ऐसा होगा जो आपको नॉर्मल टू लाइफ, नॉर्मलसी की तरफ आपको ले जाएगा, जिसमें सबसे पहले 6 to 8 आवर्स के बाद आपकी टांगों में सेंसेशन आना शुरू हो जाएगी और आपको करवट लेना या लेग्स को आपका हिलाना डुलना सब शुरू हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपकी यूरिन की पाइप हम आउट कर देते हैं और एक बार आपको उठा के बिठा दिया जाएगा। आपके बबल साउंड्स या आपकी अगर गट ने काम करना शुरू कर दिया है इंटेस्टाइन ने, तो 8 to 10 आवर्स के बाद हम आपको खाने के लिए सबसे पहले लिक्विड डाइट, उसके बाद हम थोड़ा सा सॉलिड डाइट पे शुरू करेंगे। पर इस खाने में ऐसा है कि ध्यान ये रखना है कि कुछ भी बाहर का नहीं होना चाहिए, बहुत हाइजीनिक फूड हो और हो सके तो सिंपल, लाइट और न्यूट्रिशियस फूड आपको उन 24 आवर्स में स्टार्ट करना है। चपाती या सब्जी हम 24 आवर्स के बाद स्टार्ट करते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी आपके 24 आवर्स के बाद सब नॉर्मल इनटेक आपका शुरू कर दिया जाएगा। और इस 24 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमें आपकी ब्लीडिंग को चेक करना, या जो आपके कुछ सिम्टम्स हैं कि जैसे आपको फीवर तो नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है। ये 3 चीजें, ब्लीडिंग, फीवर और इन्फेक्शन का कोई और साइन तो नहीं है, ये हमारे लिए इंश्योर करना बहुत जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये तो था सिजेरियन का प्रोसीजर और आपके साथ क्या क्या होगा। अब इस सारे प्रोसेस में ये रहता है कि फैमिली या अटेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हैं कि बार बार उठा रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जितना आप एक्टिविटी करते हैं सिजेरियन के बाद रिकवरी उतनी ही अच्छी होती है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप हो सके तो लेग्स की मसाज करिए, हो सके तो थोड़ा नॉर्मल वॉक करने की कोशिश कीजिए, अपने बेबी को आप हैंडल कीजिए। ब्रेस्ट फीड हम 2 आवर्स के बाद असिस्ट करा के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करते हैं। ये सब इसलिए है कि आप जितना एक्टिव रहेंगे आपकी रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये था सिजेरियन का एक प्रोसेस और आपके लिए एक गाइडलाइन कि क्या होने वाला है और फर्स्ट 24 आवर्स कैसे बीतने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको क्या केयर करनी है। तो विदिन 24 आवर्स आपकी ड्रेसिंग चेंज हो जाती है और उसके बाद 24 to 48 आवर्स के बाद जो है आपकी ड्रेसिंग कई बार वाटरप्रूफ होती है, तो हम कहते हैं कि आप डेली नहा सकते हैं। उसके बाद आपको जो खाना खाना है वो ऐसा खाना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, थोड़ा फाइबर भी जाए, फ्रूट्स भी जाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी जाएं। आपको कुछ पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन है वो आपको रेगुलरली लेना है, जैसा डॉक्टर बोलेंगे। जहाँ तक स्कार एरिया का संबंध है, विदिन 48 आवर्स काफ़ी रिकवरी हो जाती है और हम कहते हैं कि स्कार अगर ओपन भी रहेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको स्पिरिट सोल्यूशन या ऑइंटमेंट दिया जाता है, वो जैसे भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वैसे आपको लगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको अपने जो इंसिजन एरिया या स्कार एरिया है उसको ड्राई रखना है और उसको कोई भी इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए आपको अपने कपड़े, अंडरगारमेंट्स डेली चेंज करना है। आपको अपनी ब्लीडिंग का ध्यान रखना है, बावल मूवमेंट्स का ध्यान रखना है कि आप डेली मोशन जाएं, आपको यूरिन टाइम टू टाइम जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका सिजेरियन होता है तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस भी, क्योंकि कैथेटर आपको डाला जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यूरिन का प्रॉपरली आना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको रिकवरी पूरी होने में आपको लगभग 6 वीक्स का टाइम लगेगा, जिसके दौरान आपका स्कार जो है वो पूरा स्किन आपका अच्छे से हील हो जाता है। तो फॉर
1.5 मंथ हम हमेशा कहते हैं कि आप अननेसेसरी बिल्कुल सीधे ना उठ के बैठ जाइए, आप करवट लेके कोहनी के बल अगर उठेंगे तो उससे आपके स्कार एरिया पे स्ट्रेच उतना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इन 1.5 मंथ्स में आपको बहुत सारा हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है। आप बेबी को फीड करें, बेबी की केयर करें, अपना डे टू डे एक्टिविटीज आप करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क आपको 1.5 मंथ्स में नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका स्कार अच्छे से हील नहीं होता है या कोई गैप उसमें आता है तो हर्निया बनने के चांसेस हो जाते हैं। 1.5 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा मॉडरेट आप एक्टिविटी कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है और 3 मंथ्स के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। एक्सरसाइज आपको 1.5 मंथ्स के बाद स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज आपको आपकी फिजियोथेरेपिस्ट या आपकी डॉक्टर आपको बता देंगी, ताकि आपका जो एब्डोमेन की टोन है सिजेरियन के बाद अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी एब्डोमेन का शेप, पेट हमारा अंदर नहीं जा रहा है या हमारी वापस टोन कैसे आएगी, तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम। डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप फॉर दिस विल डेफिनेटली टेक 1.5 मंथ्स टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आप अपना वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी एक्सरसाइजेज है वो आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल पर्सन। और इतना टाइम में आप बच्चे की केयर करना सीख जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप 1 से 2 हो चुके होते हैं, तो बहुत बार लेडीज अपने आप को निग्लेक्ट करके पूरा ध्यान अपने बेबी की केयर में लगाती हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। आप अभी तक आप अपने डाइट का ख्याल रख रहे थे क्योंकि आपकी बॉडी से बच्चे को सब कुछ जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी आपको अपना ख्याल उतना ही जरूरी है रखना, क्योंकि बच्चा आपके ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट है और आपको अपने ब्रेस्ट के एंगेजमेंट का, ब्रेस्ट केयर का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है। आपको 2 मंथ्स के लिए डॉक्टर कुछ मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, तो वो भी ज़रूर लेना है। बहुत सारे लोग सिजेरियन के बाद विजिट ही नहीं करते हैं। 2 आपके जो सूचर्स होते हैं, अभी स्टिचेस होते हैं, वो अपने आप डिसॉल्व होने वाले होते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी पोस्ट ऑपरेटिव आप ज़रूर एक डॉक्टर का एक चेकअप ज़रूर करवाएं कि आपके स्टिचेस वेल हील्ड हैं या नहीं। कोई अगर आपको फीवर आता है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो भी आपको रिपोर्ट करना है। अगर 1.5 मंथ्स के बाद भी आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो भी आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सिजेरियन के बाद इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इट विल बी एज नॉर्मल डिलीवरी। आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट गेट अफ्रेड ऑफ अननेसेसरी थिंकिंग दैट सिजेरियन के बाद मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं। आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन, दोनों ही बराबर सेफ है। ऐसा कोई भी बहुत एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस ना तो सिजेरियन में रहते हैं, और जो भी आपके लिए, आपके बेबी के लिए ज़्यादा उचित हो, आप अपनी डॉक्टर की सलाह मानकर फुल स्पिरिट्स के साथ उस जर्नी पे चलिए। आई थिंक यू विल हैव अ वेरी सेफ एंड I hope that you have a wonderful labor time and you enjoy your delivery process also. I wish all the best to you. Thank you so much.